मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने अपने पिछले लेक्चर में लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में डिटेल स्टडी करी और हमने उसमें देखा कि जो फिशन थ्योरी है वो किस तरीके से एप्लीकेबल होती है। हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और फिशन के बारे में उनसे पता लगा। इस डेवलपमेंट के बाद में कुछ ऐसी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ देखी गई। स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा एक मैजिक नंबर, है ना। मैजिक नंबर क्या है वो अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। हमने देखा कि मैजिक नंबर वो नंबर के प्रोटॉन्स या न्यूक्लियंस वाले एलिमेंट है जो कि अपने नियर बाय जो भी एलिमेंट है उनसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है ना। तो ये देखा गया कि न्यूक्लियाई हैविंग इवन इवन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर एक्सट्रीमली स्टेबल। जिन एलिमेंट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या इवन इवन हो, है ना, दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों इवन इवन हो, तो ये देखा गया कि वो अपने पड़ोसी जो भी एलिमेंट हैं या जो भी एलिमेंट के अलावा हम ये कहें आइसोटोप्स हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये माना गया कि जो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो ऐसी क्यों है। ऐसा उनमें क्या प्रॉपर्टी आ जाता है कि वो एक क्लोज शेल की तरह बिहेव करने लगते हैं। क्लोज शेल का मतलब वो बहुत अपने आप में मजबूत एक अपना एक छोटा सा गुट बना करके अलग से रह रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या हम न्यूक्लियस में न्यूक्लियस को वेरियस ऑर्बिट में बांट सकते हैं और ऑर्बिट में ये शो कर सकते हैं कि जिनका इवन इवन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले उनकी एनर्जीज और उनकी जो स्टेबिलिटी है वो ऑब्जर्व्ड पैरामीटर के आसपास। तो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा अपने को रॉय निगम न्यूक्लियर फिजिक्स की जो बुक है उसको कोट करना चाहूँगा और उसके मैं कुछ लाइन पढ़ना चाहूँगा जिससे पता पड़े कि जो बेसिक एम जो न्यूक्लियर शेल मॉडल का था वो इनिशियली क्या था। इन द अर्ली स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द शेल मॉडल वाज टू reproduce द सो कॉल्ड मैजिक नंबर। मैजिक नंबर के बारे में हमने कर लिया, हम मैजिक नंबर की कुछ प्रॉपर्टी भी करेंगे। एज मोर रिफाइनमेंट were introduced, it was found that this model was capable of explaining not only the magic numbers but also many other nuclear properties such as spin, magnetic moment and energy level। तो हम देखें कि बाद में जो शुरुआत में तो केवल मैजिक नंबर को रिप्रोड्यूस करने का काम था, मगर बाद में इससे हमें कई और प्रॉपर्टियों को जानने का मौका मिला इस मॉडल के से। द सक्सेस ऑफ दिस मॉडल इज एस्टोनिशिंग एंड मोर सो व्हेन वन कंसिडर दैट बेसिकली द मॉडल इज सिंपल। तो एक बहुत सिंपल सी मॉडल में इतनी हमें अच्छी और अनएक्सपेक्टेड जानकारियां मिली, इसलिए ये मॉडल बहुत काम आता है। हम जो पर्टिकुलर शेल मॉडल है इसको दो भागों के अंदर बांटेंगे। ठीक है ना। एक है सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल। ठीक है ना। पहला जो इसका पार्ट है वो है सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल, जिसको हम कहते हैं कि द एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल। ठीक है ना। सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल भी और एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल। ठीक है ना। इन दिस मॉडल इट इज एज्यूम्ड दैट द न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस मूव्स इंडिपेंडेंटली इन ए मीन पोटेंशियल। ये इसका सिंगल लाइन का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। एक न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस होते हैं वो इंडिविजुअल न्यूक्लियन जो होता है वो इंडिपेंडेंटली मूव करता है, एक एवरेज न्यूक्लियर पोटेंशियल के अंदर वो मूव करता है। हमें इस प्रॉब्लम को वैसे ही स्टडी करना है जैसे हम अपनी जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर वेरियस पोटेंशियल के अंदर एक कांस्टेंट पोटेंशियल के अंदर हम सॉल्व कर चुके हैं सिंगल पार्टिकल को। तो चाहे हम इनफाइनाइटली डीप पोटेंशियल ले लें, चाहे इनफाइनाइट हाइट का ले लें और उसमें एक पार्टिकल का मूव करवाएं और श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करें और सॉल्व करके हम आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन को निकालें और आइगन फंक्शन में हमें बहुत सारी लेवल्स मिलेंगी। उन लेवल्स के अनुसार हम न्यूक्लियस को उसमें एडजस्ट करें।
प्रोटॉन्स को अलग करेंगे, न्यूट्रॉन्स को अलग करेंगे, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। तो ये इसका जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ, ठीक है ना। इट इज एज्यूम्ड दैट द न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस मूव इंडिपेंडेंटली इन ए मीन पोटेंशियल। ये हमें बहुत बहुत ध्यान से इसमें काम करना है, ठीक है ना। तो मैं आगे चलूं उससे पहले कुछ मैजिक नंबर के जो है उनके बारे में हम डिस्कस कर लें कि वो मैजिक नंबर कौन कौन से मैजिक नंबर हैं जो हमें जनरली मिलते हैं। तो मैंने बताया कि जो मैजिक नंबर है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो मैजिक नंबर जो देखे गए हैं वो देखे गए हैं 2, 8, 20, 20 के बाद में 20 के बाद में 28, 28 के बाद में 50, 50 के बाद में 82, 82 के बाद में है 126, ठीक है ना। और इसके आगे हम और सॉल्व करें तो हमारे को एक मिलता है 184। इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, उसका कारण ये है कि हमें ऐसा एलिमेंट नहीं मिला है जिसका कि जेड जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, और उसमें 184 हो। हमें मैक्सिमम प्रोटॉन में यहाँ तक मिलता है, इसके बाद में 126 भी प्रोटॉन के अंदर नहीं मिलता, हमें न्यूट्रॉन के अंदर बहुत प्रैक्टिकली देखने को मिलते हैं। तो ये जो 184 है वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये उसमें आएगा। तो ये जो हमने लिखे मैजिक नंबर लिखे है ना, अब मैजिक नंबर के कुछ करेक्टरिस्टिक है वो हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते। क्या है? द न्यूक्लियाई हैविंग दीज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर एक्सट्रीमली स्टेबल। वो जो न्यूक्लियाई होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हम उसको डिसइंटीग्रेट मतलब फिशन या फ्यूजन उनका आसानी से नहीं कर पाते हैं, ये सबसे बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो थ्योरेटिकल मास है और कैलकुलेटेड मास है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो कैलकुलेटेड मास होता है वो ज़्यादा होता है, और जो एक्सपेरिमेंटली जो मास मिलता है वो कंपेरेटिवली बहुत कम होता है। इसका मतलब है कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होने से इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। एक तो ये इसका स्टेबिलिटी का बात है। दूसरा है द इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट ऑफ दीज न्यूक्लियाई इज फाउंड टू बी ऑलमोस्ट जीरो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट होता है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। जितना हमारा क्यू मतलब क्वाड्रपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा, डिपार्चर फ्रॉम द स्फेरिकल शेप उतनी ही ज़्यादा होती है। जितना क्यू कम होगा द स्ट्रक्चर इज क्लोजर टू स्फेरिकल। और इसका ऑलमोस्ट ऑल जीरो होने का मतलब ये है कि जो इन न्यूक्लियाई है उनकी शेप ऑलमोस्ट ऑल स्फेरिकल होती है। बहुत बहुत काम की चीज़ है, इससे कई चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूले से मैंने आपको बता ही दिया कि हमें इनकी जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी थ्योरेटिकली और कैलकुलेटेड है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। इवन इन नंबर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पे डिसकंटिन्यूटी होती है। इसका मतलब ये है कि जो बाइंडिंग एनर्जी हम कैलकुलेट करें इन नंबर पे वो बहुत ज़्यादा होती है, और इनके नियर बाई जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो कंपेरेटिवली क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। तो ये जो हमारा इस ग्राफ जनरली जो हमने पुराना B/A और A के बीच में ग्राफ करा, A की जगह मैं यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लूंगा तो ये जो हमें डिसकंटिन्यूटी मिलती है, तो इन नंबर के जो यहाँ पर हमारे मैजिक नंबर है वहां वहां पर पर्टिकुलर हमें क्या मिलेगा, डिसकंटिन्यूटी ऑब्जर्व होती है। ये बड़ा बहुत बहुत हमारे काम की चीज है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्वेशन
जिसने स्टेबिलिटी के बारे में जो एविडेंस थी उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा, वो ये देखा गया कि 126 जो न्यूट्रॉन था जिस एलिमेंट में, उसकी और जो इसके दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड, मतलब चाहे मैं कह दूं 125 का कह दूं या 127 का कह दूं, उसकी और इनकी जो एनर्जी में डिफरेंस था, बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस था, वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस प्रैक्टिकली देखने को लगा। इवन 2.2 MeV का डिफरेंस हमें देखने को मिला, ठीक है ना। इसी तरीके से 83 ले लें चाहे 51 ले लें, इनमें भी यही डिस्कंटिन्यूटी हमें देखने को मिली। आप इसमें चेक कर सकते हैं, इवांस की किताब है, उसमें पेज नंबर अपने को 385 पर आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मूवमेंट है उसका भी अपने को पेज नंबर 172 पर देखने को मिल सकता है। वहां पे आपको सब ये इन ग्राफों को देखिए और देखने के बाद में इनको स्टडी कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट पता पड़ेंगे, ठीक है। अब ये तो अपना हो गया कि मैजिक नंबर क्या होता है, मैजिक नंबर के बारे में क्या होता है। अब हम चाहते हैं कि ऐसी थ्योरी डेवलप करें जिससे कि ये मैजिक नंबर रिप्रोड्यूस हो जाए, ठीक है ना। मैंने बताया कि अभी हम सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल करेंगे। इस मॉडल में ने बहुत अच्छी नई नई चीज़ों के बारे में और भी बताया, जो इसके इनिशियल एम थे उससे भी आगे चल के बताया, मगर बहुत सारे और ऐसे भी हमें प्रॉपर्टीज मिलेंगी जो जिनको समझाने में सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल असफल रहा। तो ऐसे मॉडल को समझाने के लिए हम आगे और अपनी अप्रोच को बढ़ाएंगे, जिसको हम कहेंगे कलेक्टिव मॉडल के रूप में हम काम में लेंगे। उसमें हम न्यूक्लियन न्यूक्लियन इंटरेक्शन को भी काम में लेंगे। अब भी हम न्यूक्लियंस को इंडिपेंडेंट मान रहे हैं और वो एवरेज एक पोटेंशियल के अंदर मूव कर रहे हैं। इनको मूव करके हम देखेंगे कि दो तीन तरीके से हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में देखेंगे, फिर इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की जगह हम फाइनाइट पोटेंशियल वेल कर देंगे। फाइनाइट पोटेंशियल वेल में हम एक करेक्शन फैक्टर और इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें हम बेसिकली अपना जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का कंसेप्ट होता है उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे, और उससे देखने की कोशिश करेंगे कि क्या मैजिक नंबर हमें मिलते हैं या नहीं मिलते। अगर उसमें भी कमियां रह जाएंगी तो उसकी कमियां कराने के बाद में हम आगे और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को काम में लेंगे। तो ये सब चीज़ें कि हम अपने इन पर्टिकुलर जो लेक्चर्स हैं उनमें डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे वो इनफाइनाइट पोटेंशियल, और इनफाइनाइट पोटेंशियल के बाद में फिर हम फाइनाइट पोटेंशियल पे आ जाएंगे। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल बेल और फाइनाइट पोटेंशियल बेल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, केवल जो एनर्जी लेवल्स होती हैं वो थोड़ी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। ये बेसिकली कंसेप्ट आ जाएगा इनफाइनाइट से फाइनाइट में। हम कुछ वैल्यूज लिखेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भी प्रैक्टिकली, और उनसे इनिशियली कौन कौन से मैजिक नंबर हमें मिलते हैं वो भी हम चेक करने की कोशिश करेंगे। तो हम जो अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे उसमें हम सबसे पहले फाइनाइट पोटेंशियल वेल के बारे में देख करके उसके रिजल्ट को स्टडी करेंगे। फाइनाइट पोटेंशियल वेल की बहुत डिटेल में आप थर्ड ईयर के अंदर स्टडी कर चुके हैं, आप एमएससी प्रीवियस के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स में भी स्टडी कर चुके हैं। तो इनके बारे में मैं ज़्यादा ना लेकर के हम सीधे क्या करेंगे, रिजल्ट के ऊपर आएंगे, और रिजल्ट से मैजिक नंबर किस तरीके से मिलते हैं इनको देखने की कोशिश करेंगे। और हम देखेंगे कि वहाँ पर हमें कुछ इनिशियली शुरुआत के कौन कौन से 2, 8, 20 एट्सेट्रा ये मैजिक नंबर कुछ मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, और उनसे फिर हम आगे उसमें जो कमियां रहेंगी उन कमियों को हम अपने अगले जो लेक्चर्स होंगे उनमें दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आप दोनों तीनों किताबों को बहुत अच्छा पढ़ें। एक मैंने बताया कि बुक्स जो है न्यूक्लियर फिजिक्स की जो रॉयल निगम है, ये हमें काम की है, बहुत काम आएगी। इसमें पूरा पेज जो चैप्टर 7 है वो न्यूक्लियर शेल मॉडल के ऊपर ही है, ठीक है ना। इसको भी हम डिटेल में काम में लेंगे। और इसके अलावा एक बर्चम की किताब है जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, इसके अंदर भी आप देखेंगे तो
शेल मॉडल के ऊपर पूरा अलग से चैप्टर, न्यूक्लियर मॉडल से चौथा नंबर चैप्टर, इसमें डिटेल में टाइप्स ऑफ मॉडल, और टाइप्स ऑफ मॉडल के बाद में पेज नंबर जो मेरे पास किताब है 129 पे द न्यूक्लियर शेल मॉडल, ठीक है ना, ये जो टॉपिक है इसका, वहाँ से शुरू 4.2, ये पूरा का पूरा मॉडल है। उससे पहले एक ब्रीफ हमें बैकग्राउंड सारा का सारा दिया हुआ। तो आप किताबों को लीजिए, पढ़िए, और जो हम अपन डिस्कस कर रहे हैं इसको भी सुनिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो उसमें इंग्लिश में लिखी हुई है उनको मैं यहाँ पे हिंदी में भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम सब मिल करके और अच्छा समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में मिलते हैं।